नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। हाँ, और एक बार कमेंट में लिखकर बताइए कैसा रहा आपका एग्जाम। जैसा कि क्वेश्चन मैंने देखे हैं या जो क्वेश्चंस आप लोगों ने भेजे हैं, उन्हें देख के तो लग रहा है जो क्वेश्चन है वो इजी टू मॉडरेट, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब उसे जैसा जैसा ने कहा ना, इजी ही मानो, मॉडरेट में भी वो नहीं आते। सारे क्वेश्चंस आपकी क्लास से हैं, आपके ने जो फौजी बैच जिससे आप जुड़े हैं उससे हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं, सब उन्हीं में से आया है, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चंस कौन कौन से थे उन्हें हम देखते हैं, है ना। और उसके बाद जो है आप लोगों को भी क्वेश्चंस के साथ आंसर बताने हैं कि क्या क्या इनके आंसर हैं। और एक बात और याद रखिएगा, यहीं पर हम साथ में ये भी जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन और हैं जो बन सकते हैं। ठीक है, उनको भी हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, 200 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र चित्रित है। आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि जो 200 रुपए का नोट है उसके पीछे कौन सा चित्र जो है ये अंकित है, चित्रित है, ये आपको बताना है। बताओ। अच्छा, 200 के साथ साथ आपको बताना है 10 रुपए के नोट के पीछे कौन सा है, आपको बताना है 20 रुपए के नोट के पीछे कौन सा है, आपको बताना है 50, 100, 200 और 500, इनके पीछे कौन कौन से। क्योंकि 100 का पूछा है तो ये तय कि दूसरे भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ओके। चलिए, अगर मैं बात करूं 200 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, तो याद रखिएगा मंगलयान का। किसका? मंगलयान का अंकित है, तो ये आपको याद रखना है। किसका? मंगलयान का, ये याद रखिएगा। चलिए और अच्छा, जो 10 रुपए के नोट के पीछे है क्या है, तो याद रखिएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर क्या हो जाएगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसके पीछे, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर मैं बात करूं 200 के 20 रुपए के नोट के पीछे, तो याद रखिएगा इसके जो नोट है उसके पीछे जो अंकित है वो क्या है, तो याद रखिएगा वो है आपका एलोरा की गुफाएं। क्या है? एलोरा की गुफाएं। ठीक है, क्या है? एलोरा की गुफाएं अंकित है। भाई अगर मैं 50 रुपए के नोट की बात करूं तो इसके पीछे क्या अंकित है, तो याद रखिएगा इसके पीछे अंकित है हम्पी का रथ मंदिर। क्या हो जाएगा? हम्पी का रथ मंदिर। क्या अंकित है? हम्पी का रथ मंदिर अंकित है। और अगर मैं 100 रुपए के नोट की बात करूं, किसकी? 100 रुपए के नोट की बात करूं कि इसके पीछे कौन सा जो चित्र है जो अंकित है, तो याद रखिएगा इसके पीछे है रानी की बाव। क्या हो जाएगा? रानी की बाव जो है इसके पीछे अंकित है, तो ये आपको याद रखना है। अगर 200 रुपए के पीछे बात करें कि जो 200 रुपए का नोट है इसके पीछे क्या अंकित है और 500 रुपए के नोट के पीछे क्या अंकित है, तो याद रखिएगा 200 रुपए के नोट जो है इसके पीछे है सांची का स्तूप। क्या हो जाएगा? सांची का स्तूप अंकित है। याद रखिएगा क्या? सांची का स्तूप अंकित है। और अगर मैं बात करूं आपका 500, तो इसके पीछे क्या छपा है या क्या चित्रित है, तो याद रखिएगा इसके पीछे है लाल किला। क्या चित्रित है? लाल किला जो है इसके पीछे चित्रित है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो बेटा 2000 ही लिखा है। अच्छा सॉरी, हाँ ये 2000 है। क्या है? ये 2000 है। ठीक, हाँ क्या हो जाएगा? ये 2000 है, 2000 के पीछे अंकित है। ठीक, है ना। 2000 रुपए के पीछे जो अंकित है वो क्या है? ये है आपका मंगलयान। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पूछ रहा है काला घोड़ा कला महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये आपका मनाया जाता है मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। मुंबई कहां पर है, तो याद रखिएगा ये है महाराष्ट्र में। और याद रखिएगा कब ये मनाया जाता है, तो हमेशा फरवरी के। क्या हो जाएगा? हमेशा फरवरी के पहले शनिवार को। फरवरी के प्रथम शनिवार, फर्स्ट सैटरडे, प्रथम शनिवार को जो है ये मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। कब?
प्रथम शनिवार को यह मनाया जाता है, तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगला, 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक सातवीं जो पंचवर्षीय योजना है इसका उद्देश्य क्या था, यह आपका क्वेश्चन था। तो याद रखिएगा, इसका था आर्थिक उत्पादन को बढ़ावा देना, आर्थिक उत्पादन को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, और ये सब क्या देखते हुए? सामाजिक न्याय को देखते हुए। ये सब सामाजिक न्याय को देखते हुए जो है आर्थिक उत्पादनों को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, ये आपका उद्देश्य था किसका? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का। राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जाता? क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है अगर आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो इनमें से कौन सा एक है जिसे क्या नहीं किया जाता? तो याद रखिएगा, इनमें से किसे निलंबित नहीं किया जाता। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 20 और 21। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 20 और 21। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, आपातकाल कितने प्रकार के हैं? तो याद रखिएगा 3 प्रकार के आपातकालों का वर्णन है, एक राष्ट्रीय और एक राज्यीय, जिसे बोलते हैं हम राष्ट्रपति शासन, है ना, या क्या बोलते हैं हम इसे? इसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका वित्तीय आपातकाल। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वित्तीय आपातकाल। कौन कौन से आर्टिकल में है ये सब? कौन कौन से आर्टिकल में है ये सब? तो ये है आपका आर्टिकल 352। कमेंट में लिखकर बताओ कितनी बार ये लग चुका है। ये है आपका आर्टिकल 356, इसकी तो कोई गिनती नहीं है, लगभग 120 बार से ज्यादा बार लग चुका है ये। ठीक है, और ये है आपका आर्टिकल 360। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 360, और ये एक बार भी नहीं लगा है। ये लगा है आपका 1962 में, 1971 में और 1975-76 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, ये दोनों लगे हैं युद्ध के आधार पर। ठीक है, किसके? युद्ध के आधार पर। और वहीं अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये लगा है आंतरिक अशांति के आधार पर। किसके? आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर यह लगा है। साथ में आपको याद रखना है कि जो आपका 75 से 76 जो है, ये याद रखिएगा, इसमें जो आंतरिक अशांति है, इस शब्द को हटा दिया गया था। कब? तो याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और कौन सा शब्द जोड़ दिया गया था? तो याद रखिएगा सशस्त्र विद्रोह। क्या जोड़ा गया है? सशस्त्र विद्रोह। ये सभी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आने वाले, जो आगे आपके एग्जाम में आएंगे, ये सभी वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, है ना। इसे संसद से 1 महीने में और इन दोनों को संसद से 2 महीने में पारित कराना होता है। तो ये आपको याद रखना है। भारत में पहली जनगणना कब हुई? क्या आपको पता है? बताओ जरा कमेंट में लिखकर, भारत में पहली जनगणना कब हुई है? तो याद रखिएगा, पहली जनगणना जो है ये हुई है 1872 में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। मेयो की हत्या किसने की थी? एक अफगान द्वारा। इसकी जो हत्या है ये एक अफगान द्वारा की गई थी। और कहां की गई थी? अंडमान और निकोबार में। कहां पर? अंडमान और निकोबार में। एक बार कमेंट में लिखकर ये बताओ, भारत में, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई है? और उस जनगणना का नाम आपको कमेंट में लिखकर बताना है। भारत की जो कंप्यूटर आधारित हुई है, उस जनगणना का नाम आपको कमेंट में लिखकर बताना है, जो किसके से हुई है। तो याद रखिएगा, जो हुई है आपकी जिसे कहते हैं आपका ये कंप्यूटर आधारित, कंप्यूटर आधारित जो हुई है उसके बारे में आपको लिखकर बताना है। ठीक है, देखो, अगर इसे मैं बात करूं नियमित रूप से कब की गई है, अगर मैं बात करूं ये नियमित रूप से कब की गई है, तो याद रखिएगा ये शुरू हुई है 1881 से। कब? 1881 से। अगर मैं यहां पर बात करूं इसकी कि आप पहली जनगणना स्वतंत्र भारत में, पहली
स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई है? तो यह हुई है 1951 में। कंप्यूटर आधारित हुई है कब? कंप्यूटर आधारित हुई है 2001 की। और 2011 भी जो जनगणना थी ये कौन सी थी? ये बताओ। 2011 भी जो जनगणना थी ये कौन सी थी? ये आपको बताना है। नियमित जनगणना किसने शुरू की है? तो याद रखिएगा ये की है रिपन ने शुरू। ये सभी, ये एक एक लाइन आपका क्वेश्चन है, एक एक लाइन आपके लिए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो याद रखिएगा कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा गुजरती है। और इसे कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या? 23.5 डिग्री नॉर्थ। इतने सरल सरल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, बहुत ही कहते हैं ना सरल क्वेश्चन है, इन्हें तो आपने यूं ही कर लिया होगा, बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जो बच्चे फौजी बैच के साथ जुड़े थे, जो क्लासेस के साथ जुड़े थे, उनका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार हुआ है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बहुत अच्छा रिजल्ट है आपके जो फौजी बैच है उसका। अभी भी अगर आपके पास समय तो आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ में याद रखिएगा ये नंबर है 7080100855। इस पर अभी भी आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप लिखकर भेजिए, जो कि आपको याद होंगे निश्चित ही, है ना। तो लिखकर इन पर व्हाट्सएप कर दीजिए। साथ में याद रखिएगा कर्क रेखा भारत में किन किन राज्यों से गुजरती है? तो टोटल 8 राज्य हैं। कौन कौन से? तो याद रखिएगा गुजरात, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा राजस्थान। एक हो जाएगा आपका एमपी, एक आपको याद रखना है छत्तीसगढ़, एक हो जाएगा आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, एक हो जाएगा आपका त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा। और एक हो जाएगा आपका मिजोरम। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा देखो, कर्क रेखा से याद आया, उस महाद्वीप का नाम बताओ जिनसे तीनों रेखा गुजरती हैं। उस महाद्वीप का नाम बताओ जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? तो कर्क रेखा कौन सी? इससे गुजरने वाली कौन सी? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ये तीनों रेखा गुजरती हैं। वो महाद्वीप कौन सा है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का शासक जो है ये कौन था, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा उस समय मौर्य शासक कौन था? ये था अशोक। कौन था? ये था अशोक। तो ये आपको याद रखना है। कब इसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया? तो 262 ईसा पूर्व में जो है इसने उस पर आक्रमण किया था और उसकी विजय को मतलब और कलिंग को अपने में मिलाया था। अगर मैं कलिंग की राजधानी की बात करूं तो क्या थी? तो कलिंग की जो राजधानी थी ये थी तोसली। ये हर एक लाइन आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। हर एक लाइन, सिंगल लाइन, हर सिंगल लाइन आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आपको इस एनालिसिस को बहुत बेहतरीन ढंग से करना है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कलिंग के युद्ध के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो याद रखिएगा 13वें शिलालेख से मिलती है। किससे? 13वें शिलालेख से मिलती है। अगर बात की जाए आपके कलिंग युद्ध की, तो जो कलिंग युद्ध है ये तो 13वें शिलालेख से है और ये सबसे बड़ा शिलालेख है। क्या है? सबसे बड़ा शिलालेख है ये अशोक का। तो ये आपको याद रखना है। कमेंट में लिखकर बताओ इसके शिलालेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक का नाम क्या वर्णित है इसमें शिलालेखों में? शिलालेखों में अशोक का नाम, वर्णित नाम क्या है ये आपको बताना है। कमेंट में लिखकर यह भी बताओ अशोक का वास्तविक नाम अशोक किस में देखने को मिलता है? अशोक का वास्तविक नाम अशोक, वास्तविक नाम जो अशोक है ये किस में देखने को मिलता है? कौन से अभिलेख हैं वो जिनमें ये देखने को मिलता है? बताओ जरा कौन से अभिलेख हैं वो, ठीक है। अच्छा, जोंगोई नृत्य किस राज्य का है? तो याद रखिएगा जो जोंगोई नृत्य है ना, इसी नृत्य को मणिपुरी नृत्य भी कहा जाता है। इसी नृत्य को मणिपुरी नृत्य भी कहा जाता है। मणिपुरी नृत्य भी से कहा जाता है। कहां का है ये? तो ये है आपके मणिपुर का।
मणिपुरी नृत्य क्या है? तो याद रखिएगा ये है शास्त्रीय नृत्य। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका शास्त्रीय नृत्य। कमेंट में लिखकर बताओ भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने? कमेंट में लिखो भारत में टोटल भारतीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य जो है वो कितने हैं और कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो। वह स्त्री जिसका पति विदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द। वह स्त्री जिसका पति विदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। बताओ जरा, है ना, क्या हो जाएगा? तो वह स्त्री जिसका पति विदेश से आने वाला हो उसे क्या कहेंगे? तो अगर आने वाला हो तो इसे बोलते हैं आगमिष्य। क्या बोलेंगे? आगमिष्यत पतिका। क्या बोलेंगे? आगमिष्यत पतिका ये कहा जाता है। अगर इसकी जगह हो कि जिसका लौट आया हो, वह स्त्री जिसका पति लौट आया हो विदेश से, है ना, यहां पूरा लिखता हूं मैं, जिसका पूरा ही लिखना पड़ेगा क्या भाई? लिखना पड़ेगा। वह स्त्री जिसका पति विदेश से लौट आया हो, विदेश से लौट आया हो उसे क्या कहेंगे? और वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसे क्या कहेंगे, है ना? और वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे ये आपको बताना है। बताओ जरा क्या कहेंगे, है ना? बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। इसे क्या बोलेंगे? जो लौट आया हो इसे बोलते हैं आगत पतिका। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आगत पतिका। और इसे बोलते हैं प्रेषित पतिका। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रेषित पतिका। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद की संख्या कितनी है? वर्तमान में जो संविधान है इनमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगी आपकी 395। टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 395। अगर 395 ना देके 495 प्लस दिया हो तो ये भी सही हो जाएगा। अगर इतना दिया है तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करूं अनुसूची की तो आज वर्तमान में अनुसूची कितनी है? तो याद रखिएगा 12। और अगर बात किए जाए भाग के कि वर्तमान में भाग कितने हैं तो याद रखिएगा वर्तमान में भागों की संख्या है आपके 22। भाग कितने? भाग हैं आपके 22। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा है? सरस्वती के पर्यायवाची कौन से हैं ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन था। अच्छा, कौन कौन से हैं? तो जैसे आपका याद रखिएगा एक हो जाएगा बागदेवी, ठीक है, एक हो जाएगा बागेश्वरी, है ना, एक आपको याद रखना है शारदा, है ना, एक आपको याद रखना है ज्ञानदा। कौन सा? ज्ञानदा। ठीक है, एक आपको याद रखना है बीड़ा पाड़ी। ठीक है, एक आपको याद रखना है हंस वाहिनी। क्या याद रखना है? एक आपको याद रखना है हंस वाहिनी, एक विद्या देवी, एक भारती। ठीक है, एक विद्या देवी, विद्या देवी। इसके अलावा अगर बात की जाए कि और कौन से हैं इसके, तो याद रखिएगा एक हो जाएगा आपका महाश्वेता। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका महाश्वेता। ये पर्यायवाची हैं किसके? सरस्वती के। किसके? सरस्वती के। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, जंगम का विलोम क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाता है कि जो जंगम है इसका विलोम क्या होगा, तो जंगम का विलोम होता है स्थावर। क्या होता है? स्थावर, जिसका अर्थ होता है स्थिर। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है स्थिर। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है स्थिर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अगर बात की जाए कि जंगम इसका अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका अर्थ होता है आपका जो चल सके। क्या हो जाएगा? जो चल सकता हो। अर्थ होता है इसका जो चल सकता हो। जो चल सकता हो उसे बोलते हैं जंगम।
क्या बोलते हैं? उसे कहा जाता है आपका जंगम। देखो शुद्ध वर्तनी में याद रखिएगा उज्ज्वल, यह शब्द आपके एग्जाम में आ सकता है। और एक आपको याद रखना है कवयित्री, और ये इसी तरह से लिखा जाता है कवयित्री। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, दोनों ही आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, चलिए अगला, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आपको यह बताना है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो याद रखिएगा ये हो जाएंगी सरोजनी नायडू। कौन हो जाएंगी? सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। ठीक है, कब से कब तक? 1947 से 49 तक। अच्छा, कमेंट में लिखकर बताओ उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? जो उत्तर प्रदेश है इसका पूर्व नाम क्या है? स्वतंत्रता से पहले इसका नाम क्या था? यह आपको कमेंट में लिखकर बताना है। सरोजनी नायडू के बारे में याद रखिएगा, ये पहली भारतीय महिला हैं, पहली भारतीय महिला हैं ये। ठीक है, किस लिए? जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, ये वो हैं। ठीक है, कहां पर की, कौन सा अधिवेशन था? तो ये था कानपुर का। कमेंट में लिखकर बताओ कौन से वर्ष में, कमेंट में लिखो कौन से वर्ष में। इन्हें भारत की कोकिला भी कहते हैं, भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इन्हें जो है इन्हें कहा जाता है। याद रखिएगा इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ब्रोकन विंग्स। क्या नाम है? जिसका नाम है ब्रोकन विंग्स। तो ये आपको याद रखना है। इससे पहले इसका नाम क्या था? तो ये था संयुक्त प्रांत। क्या नाम था? इसका नाम था संयुक्त प्रांत। इससे जस्ट पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश इसका किया गया है। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला, ये तो पहली भारतीय महिला हुई। पहली महिला कौन थी? तो याद रखिएगा पहली महिला थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और कमेंट में लिखकर बताइए, और कमेंट में लिखकर बताइए कि जो एनी बेसेंट हैं इनके द्वारा निकाली गई पत्रिका कौन सी थी, और इन्होंने, इनके द्वारा निकाली गई पत्रिका कौन सी थी, और इन्होंने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, यह आपको बताना है। ठीक है, विनायक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका गणेश। क्या हो जाएगा? एक दंत। ठीक है, एक हो जाएगा गौरी नंदन, गौरी नंदन। ठीक है, एक हो जाएगा आपका लंबोदर। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका लंबोदर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गणेश के पर्यायवाची। किसके? गणेश के। ठीक है, समझ गए? किसके? गणेश के पर्यायवाची हो जाएंगे ये। तो ये आपको याद रखना है। गजानन, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा गजानन। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका गजानन। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, आगे अतिवृष्टि का पर्यायवाची क्या हो जाए, सॉरी विलोम क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि का विलोम जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। बताओ। अतिवृष्टि जो है इसका विलोम क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका विलोम हो जाएगा आपका अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? इसका जो विलोम है ये हो जाएगा आपका अनावृष्टि। तो ये आपको याद रखना है। गजमुख भी है, हाँ कह सकते हैं गजमुख है। किसका? गणेश जी का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताओ, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का एसआई मात्रक क्या है? और अगर इसका सूत्र पूछा जाए, पहले तो इसे डिनोट किससे करते हैं? तो ये करते हैं पी से। ठीक है, पी बराबर क्या होता है? तो ये होता है आपका एम बी। क्या होता है? ये होता है आपका एम बी। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा ये होता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चीन की दीवार किसने बनवाया था? आपको बताना है चीन की दीवार इनमें से किसने बनवाया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन किसने बनवाई है? अच्छा एक बात बताओ, जब चीन की दीवार बन रही थी, अच्छा पहले ये बताते हैं कि किसने बनवाया है। यह बनवाया किसने है? तो याद रखिएगा यह बनवाया है किन
शी हुआंग। किसने? किन शी हुआंग ने यह बनवाया था। मुझे बस ये बताओ इसका समकालीन भारतीय शासक वंश कौन था? इसके समकालीन भारतीय वंश कौन सा था जो इस समय उसके समकालीन था? भारतीय वंश कौन सा वंश है? ये कब बनवाई गई है? ठीक, अच्छा कोई एक आदमी नहीं था बेटा, बहुत लोग मरे थे तब जाके बनी थी, है ना। तो कोई एक आदमी नहीं था, और कोई एक भी होता तो उसकी भी तुमको इज्जत करनी पड़ेगी। विश्व की सबसे लंबी क्या है? विश्व की सबसे लंबी दीवार है ये। अच्छा ये बताओ भारत की, कमेंट में लिखकर बताओ भारत की चीन की दीवार कौन सी है? या क्या भारत की सबसे लंबी दीवार? भारत की सबसे लंबी दीवार ये कौन सी है? जरा कमेंट में लिखकर बताओ। समकालीन वंश कौन सा था भारत में? तो याद रखिएगा ये था मौर्य वंश। कौन सा था? ये था मौर्य वंश। तो ये याद रखिएगा। साथ में आपको एक चीज और याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है? तो याद रखिएगा ये कब बनवाया है? ये बना है आपका 220 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और 206 ईसा पूर्व तक ये चला है। 220 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है और 206 ईसा पूर्व तक ये चला है। और याद रखिएगा मौर्य वंश का अंत कब हुआ था? तो इसका अंत जो है ये 185 ईसा पूर्व या 178 ईसा पूर्व लगभग इस समय हुआ है। किसने किया है? तो ये किया है पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी इसने। इसका एक पुत्र था अग्निमित्र, उसकी मालविका के साथ प्रेम कहानी दिखाई गई है, चित्रित की है। किस लेखक ने और किस में, यह बताना है, ठीक है। फीफा का मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखिएगा ये ज्यूरिख में है। कहां पर है? ये ज्यूरिख में है। ज्यूरिख कहां पर है? तो ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में। कहां पर? यह है स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई है? अगर पूछा जाए आपसे कि इसकी स्थापना जो है यह कब हुई है, तो याद रखिएगा लगभग 1904 में। कब? 1904 में इसकी स्थापना हुई है ना। राजस्थान में है वो जिसकी मैं बात कर रहा हूं। कालिदास ने लिखी है कौन सी? मालविकाग्निमित्रम। कौन सी? मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। भारत की सबसे लंबी दीवार ये आपने कमेंट में लिखकर नहीं बताया, बताओ जरा। सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी राजस्थान में है। और वो किला जो कि सबसे जिसे जीतना लगभग असंभव था, कौन सा है वो आपको बताना है। आगे सरोवर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पूछ रहा है सरोवर का पर्यायवाची क्या होगा। तो अगर मैं सरोवर के पर्यायवाची की बात करूं तो यह हो जाएगा आपका तालाब, यह हो जाएगा आपका ताल। क्या हो जाएगा? ताल। इसके अलावा आपको याद रखना है यह हो जाएगा पुष्कर, ठीक है। यह हो जाएगा आपका जलाशय। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका जलाशय, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है सरसी। क्या है? इसके अलावा आपको याद रखना है सरसी, ये सरोवर के पर्यायवाची है। कुम्मनगढ़ फोर्ट, बहुत बढ़िया, है ना। इसके अलावा क्या है? ये हो जाएगा आपका सरसी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, समुद्र के पर्यायवाची क्या क्या है? तो याद रखिएगा एक तो हो जाएगा आपका अर्णव। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका अर्णव। इसके अलावा याद रखिएगा एक हो जाएगा नीर निधि। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा नीर निधि, एक हो जाएगा रत्नाकर। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा रत्नाकर। एक याद रखिएगा जलधि। क्या रखिएगा? एक याद रखिएगा जलधि, ये इसी का है। किसका? समुद्र का, ठीक है। इसका एक याद रखिएगा सागर। क्या याद रखना है? एक आपको याद रखना है सागर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं तो जलधाम भी याद रखिएगा। कौन सा? जलधाम। क्या याद रखना है? जलधाम, ये भी आपको याद रखना है। आभा जो है ये पर्यायवाची है आपका, एक तरह से कह सकते हैं ज्योति का, है ना। किसका? ज्योति का, ठीक है। प्रभा का कह सकते हैं। संविधान से जीएसटी से संबंधित विधेयक कौन सा है? संविधान में कौन सा वह विधेयक था जो जीएसटी से संबंधित था? कौन सा उसका क्रम था? तो जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो यह तो संविधान संशोधन है आपका 101वां। कौन सा? 101वां संविधान संशोधन था, यह आपको याद रखना है। भारत में कब से यह लागू हुआ है? तो यह लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से। अच्छा,
भारत में, पूरे भारत में लागू होने से पहले इसे एक स्टेट ने लागू किया था अपने यहां, जिसका नाम था आसाम, और आसाम ने इसे अपने यहां लागू कर दिया था 2016 में। अगर विधेयक की बात करें, कौन सा विधेयक था प्रस्तुत कराने वाला, मतलब ये तो 101वां वो है जो संशोधन हो गया है। अगर विधेयक की बात करें तो वो 122वां था जो विधेयक लेकर आया गया था संशोधन के लिए, क्योंकि कई संशोधन के विधेयक लाए हैं और वो नहीं हुए हैं पारित, है ना, ऐसा भी हुआ ना, तो ये 122वां था। ठीक है, हिरण का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा हिरण के जो पर्यायवाची हैं इनमें से एक आपको याद रखना है सारंग। क्या याद रखना है, एक याद रखिएगा सारंग, एक आपको याद रखना है मृग, एक आपको याद रखना है कुरंग। क्या याद रखना है, एक आपको याद रखना है कुरंग, एक हो जाएगा आपका कृष्णसार। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका कृष्णसार, एक हो जाएगा आपका चारुलोचन। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा चारुलोचन, एक आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका सुरभि। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका सुरभि। ये क्या है, ये आपके हिरण का पर्यायवाची हैं। क्या है, हिरण के पर्यायवाची हैं, ये आपको याद रखना। जीएसटी की शुरुआत करने वाले पहली कंट्री फ्रांस थी, है ना। ठीक, आगे सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, सोन नदी का उद्गम स्थल जो है ये क्या है, तो याद रखिएगा सोन का उद्गम स्थल जो है ये अमरकंटक है। कहां पर है, अमरकंटक की पहाड़ियां, और अमरकंटक की पहाड़ियों से एक और नदी निकलती है, और वो कौन सी है, तो याद रखिएगा वो हो जाएगी आपकी नर्मदा। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नर्मदा। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि ये नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है। किसकी ओर, पश्चिम की ओर बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। किसमें, भ्रंश घाटी में ये नदी बहती है, और गिरती कहां है, तो याद रखिएगा अरब सागर में। कहां पर गिरती है, अरब सागर में ये गिरती है, तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं सोन नदी की बात करूं तो ये पूर्व की ओर बहती है। किसकी ओर, पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। याद रखिएगा प्रारंभ में, किसने, प्रारंभ में भ्रंश घाटी में बहती है, प्रारंभ में भ्रंश घाटी में, बाद में मैदान पर, मैदान पर बहती है। मतलब स्टार्टिंग में कुछ दूरी तक यह भ्रंश घाटी में बहती है, फिर यह मैदान पर आ जाती है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, नर्मदा की हैंडमेड नदी किसे कहते हैं, नर्मदा की हैंडमेड नदी जो है ये किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई है, तो याद रखिएगा ये हुई है 1761 में। अब इसमें नेतृत्वकर्ता कौन था, अगर मराठों के नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, हाँ देखो एक एक लाइन जो मैंने बताई है ना वो पेपर के लिए ही है। अब तुम इसको सीरियसली कितना लेते हो वो तुम पर ये एक एक लाइन आपका एक एक क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हैंडमेड नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगी आपकी ताप्ती। ये निकलती कहां से है, तो ये निकलती है मुल्ताई से, है ना। और इस मुल्ताई का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, इसका जो वास्तविक नाम है ये है आपका मूल तापी। क्या नाम है इसका, जो वास्तविक नाम है ये हो जाएगा आपका मूल तापी। तो ये आपको याद रखना है। 1761 की अगर मैं बात करूं और इसमें नेतृत्व की बात करूं तो जो मराठों का नेतृत्व है ये किया था सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव, इनके द्वारा किया गया था। और जो अफगान थे उनका नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, ये क्या था, ये अफगान था, है ना। और ये कौन था, ये था मराठे। कौन थे, ये मराठा। तो ये आपको याद रखना है। इसके ही साथ यहां पर आपको कमेंट में लिखकर बताना है पहला पानीपत का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। पहला पानीपत का युद्ध किसके और कब हुआ था, पहला पानीपत का जो युद्ध है ना, यह बताना है कब और किसके बीच हुआ था। और दूसरा पानीपत का युद्ध जो है यह कब और किसके बीच हुआ था, साथ में कमेंट में लिखकर बताओ। तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खटौली का युद्ध, खानवा का युद्ध, ये किन किन के बीच हुए हैं और कब कब हुए हैं, ये कमेंट में लिखकर बताओ। ठीक है, ये कब है, ये है आपका 1526, ये है आपका 1556, ये है आपका बाबर और इब्राहिम लोधी, बाबर और
इब्राहिम लोधी, ये याद रखिएगा। और ये किसके बीच हो जाएगा, तो याद रखिएगा पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये हुआ है अकबर की ओर से लड़ा था। कौन, इसका जो संरक्षक था, कौन था इसका संरक्षक, कमेंट में लिख कर बताओ। अकबर, और जो दूसरा व्यक्ति जो जिसके खिलाफ, मतलब इनके बीच, जो इसके बीच ये युद्ध हुआ है वो कौन है, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपका हेमू। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हेमू। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जो पहली ये जो है ना पहला युद्ध, इसमें तुगलमा पद्धति का और जो तोप वगैरह हैं इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर इसमें हुआ था, ये याद रखिएगा। पहली बार तोप और बारूद का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पानीपत की पहली लड़ाई में हुआ है, ठीक है। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कालबेलिया जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। बताओ जरा किस राज्य से ये संबंधित है, बताओ किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये संबंधित है राजस्थान से। किससे, ये संबंधित है राजस्थान से। राजस्थान का और नृत्य कौन कौन से हैं, बैरम खान, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे है ना। तराइन का पहला 91, 92, गौरी और पृथ्वीराज चौहान, है ना। चंदावर का 94, 1100, ठीक है। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच 1528। यहां जो तुम्हें बताना वो है खटौली का युद्ध, ये किसके बीच लड़ा गया, है ना। ओके, ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपसे पूछा जाए डांडिया और गरबा, ये जो नृत्य हैं, ये जो लोक नृत्य हैं, ये किस राज्य के हैं, तो याद रखिएगा ये गुजरात के हैं। किसके, ये गुजरात के हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए नौटंकी, क्या पूछा जाए नौटंकी जो नृत्य है ये किससे संबंधित है, नौटंकी जो नृत्य है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। वहीं अगर मैं एक चीज और पूछूं आपसे कि बतुकुंबा, ये भी एक क्या है, नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक है। यक्षगान लोक नृत्य, यक्षगान ये किससे संबंधित है, ये भी बताओ, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। क्लास को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। याद रखिएगा आपके एग्जाम बड़े, मतलब जो क्वेश्चन है ना बहुत सरल आ रहा है, इतना कि देखो ना पढ़ने वाले के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो फौजी बैच के साथ जुड़ के जिन्होंने प्रॉपर सारी क्लासेस ली हैं, अच्छे से रिवीजन किया है, उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं थे, है ना। जो रेगुलर क्लासेस में रहे हैं, जिन्होंने क्वेश्चंस जो है लिखे हैं प्रॉपर, और प्रॉपर लिखने के बाद या बार बार रिवीजन उनका किया है, तो उनके लिए भी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा कठिन, मतलब कहना इजी टू मॉडरेट भी नहीं कह सकते, उन्होंने तो आराम से कर लिए होंगे, है ना। तो यकीन मानो बहुत ही अच्छा पेपर जो है उन बच्चों का गया है, आपका भी बहुत अच्छा जाएगा। बस आपने जो लिखा है, जो भी आपके पास है, उसे बार बार रिवाइज आपको जरूर करना है, ठीक है। चलिए, और फौजी बैच के साथ जरूर जुड़िएगा। जो फौजी बैच है वो उसका एक तरह से कहना कि इम्पैक्ट बच्चों के अगर देखा जाए तो बच्चों पर बहुत अच्छा गया है, और उनका जो रिव्यू है उसको लेके बहुत बढ़िया, तो मतलब बेस्ट बैच है इस समय आप लोगों के लिए। याद रखिएगा कौन सा, एसएससी जीडी के लिए जो चलाया गया है फौजी बैच, इसके साथ जुड़िएगा। 20% का इस पर डिस्काउंट भी है अगर SM2023 अगर आप उस पर लिखते हैं तो, ठीक है। अच्छा, बतुकुंबा और यक्षगान कहां के हैं, बतुकुंबा कहां का है पहले ये बताओ, और यक्षगान कहां का है पहले ये बताओ, ठीक है। चलिए, बतुकुंबा तेलंगाना, यक्षगान कर्नाटक। अच्छा चलो, अच्छा आंध्र प्रदेश का कोई लोक नृत्य बता सकते हो, आंध्र प्रदेश का कोई लोक नृत्य बता सकते हो तो बताओ, ठीक है। नौटंकी है उत्तर प्रदेश का, ये कहां का है, ये है उत्तर प्रदेश का। और अगर मैं बात करूं लावड़ी की, तो ये कहां का है, ये है महाराष्ट्र का। किसका, ये है महाराष्ट्र का, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी कहां पर है, तो याद रखिएगा इसकी जो राजधानी है ये हो जाएगी आपकी श्री जयवर्धनेपुरा। क्या हो जाएगी, श्री जयवर्धनेपुरा। और अगर इसकी वाणिज्यिक राजधानी की बात करें, अगर इसकी वाणिज्यिक राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगी, जरा कमेंट में लिखकर बताओ, है ना, बताओ जरा क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका सरदुल, सरदुल नहीं है ये सरहुल है,
कौन सा? सरहुल है ये, तो ये आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सरहुल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, है ना? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सरहुल। ठीक, इसे हटा ही दो ना। कहां का है बताओ जरा। यार सरहुल है ना? कहां का है ये लोक नृत्य, ये आपको बताना है। ठीक, कहां का है? तो याद रखिएगा ये है झारखंड का। इसके अलावा ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में भी बनाया जाता है। इसके अलावा ये यहां भी मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोलंबो हो जाएगी। अगर वाणिज्यिक राजधानी की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी कोलंबो। अच्छा एक बात बताओगे, वो देश कौन सा है जिसकी 3 राजधानियां हैं? न्यायिक, वित्तीय और प्रशासनिक। वो देश कौन सा है जिसकी 3 राजधानियां हैं? कमेंट में लिखकर बताओ। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं नीली क्रांति की, तो यह संबंधित है किससे? तो याद रखिएगा ये मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे? मत्स्य पालन से संबंधित है। इसके जनक कौन है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना। इसके जनक कौन है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। ठीक है, अच्छा यह बताओ रजत क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है और इसके जनक कौन है? ठीक, अगर बात करूं मैं हरित क्रांति, तो यह किससे संबंधित है और इसके जनक कौन है? साथ में ये पूरे भारत में सबसे अधिक सफल कहां रही है ये आपको बताना है। ठीक है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति जो है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। बताओ आगे। भारत की आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? देखो दक्षिण अमेरिका वो देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं, याद रखना, पूछा जाता है ना? और जो दक्षिण अमेरिका नहीं, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका वो देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। ये अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो जिससे 3 जो रेखाएं हैं गुजरती हैं, कर्क रेखा भी, विषुवत रेखा भी और विषुवत या भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों जो है उससे गुजरती हैं। ठीक है, अच्छा इसकी मैं बात करूं तो ये कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे अरुण शौरी और अरुण कृष्णन, है ना? और एक हो जाएंगे आपके चौधरी, हीरालाल चौधरी। कौन हो जाएंगे? एक हो जाएंगे हीरालाल चौधरी। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ठीक, पीली क्रांति दलहन वगैरह से संबंधित है। अगर मैं हरित क्रांति की बात करूं तो यह खाद्यान्न से संबंधित है और यह सबसे ज्यादा सफल रही है वेस्ट यूपी में। ठीक है, वेस्ट यूपी, साथ में हरियाणा और पंजाब, है ना? यहां पर ये सफल रही है। रजत क्रांति ये मुर्गी पालन या अंडे के उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति की बात करूं तो ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जो श्वेत क्रांति है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके लिए कौन है जनक? वर्गीस कुरियन और इसके एम.एस. स्वामीनाथन, है ना? भारत की आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? भारत की जो आकस्मिक निधि है इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? तो याद रखिएगा यह है आपका आर्टिकल 267। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 267 से यह संबंधित है, तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, है ना? हाँ, या क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन नहीं आ रहे, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नॉर्मल ही तो है, ये मैं अलग से थोड़ी लाया हूं, ये आपके एग्जाम में ही आए हुए। इन्हें देख के आपको लग नहीं रहा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आओगे तो तुम चुटकियों में कर दोगे, तो मैं नहीं लग रहा ऐसा। ठीक है, चलिए श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा श्रीलंका की सबसे बड़ी जो नदी है उसे बोलते हैं महाबली गंगा। क्या बोलते हैं? महाबली गंगा। अच्छा एक बात बताओ, चीन की या एशिया की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो क्या हो जाएगा? कमेंट में लिखकर बताओ। ठीक है, अच्छा श्रीलंका की राजधानी हमने देख ली। इससे लगभग 2 क्वेश्चन हाँ जो है आज आपके एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। ठीक है, प्रिटोरिया, केप टाउन और एक और है जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, प्रिटोरिया, केप टाउन और एक और है उसका राजधानी किसकी? साउथ अफ्रीका की।
ठीक है। भारत और नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? देखोगे तो 1800 मिल जाएगी, पर अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पे जाओगे, यानी होम मिनिस्ट्री की साइड पे जाओगे, तो वहां जो आपको ये देखने को मिलती है वो है आपकी 1751। कितनी? ये देखने को मिलती है आपकी 1751। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कब दिया, सॉरी कहां दिया? पहला उपदेश कहां दिया है, ये आपसे पूछा था आपके एग्जाम में। जो महात्मा बुद्ध हैं, इन्होंने पहला उपदेश जो है अपना कहां दिया था? है ना, कहां दिया था? कहां दिया है? तो याद रखिएगा, यह दिया है सारनाथ में। कहां पर? यह दिया है सारनाथ में। सारनाथ कहां पर है? तो सारनाथ है वाराणसी से कुछ दूर है, उत्तर प्रदेश में है। यह आपको याद रखना है। कमेंट में लिखकर बताइए महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय वंश से थे, पूछा जाता है। ये किस क्षत्रिय वंश से थे? तो याद रखिएगा, ये थे आपके शाक्य वंश से। किससे? शाक्य वंश से संबंधित थे ये। तो ये आपको याद रखना है। साथ में याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है ये कहां पर हुआ है? तो याद रखिएगा, ये लुम्बिनी में हुआ है। कहां पर? लुम्बिनी में। नेपाल की कैपिटल बताओ, नेपाल की कैपिटल जो है कमेंट में लिखकर बताओ क्या हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, लुम्बिनी में हुआ है। ये अंकित कहां पर है? तो ये अंकित है रुम्मनदेई स्तंभ में। कहां पर? रुम्मनदेई स्तंभ में। और ये स्तंभ किसका है? तो ये है अशोक का। अशोक का वास्तविक नाम अशोक मिलता है उडेगोलम नेत्तूर, एक मिनट, क्या है? उडेगोलम गोलम नेत्तूर गुर्जरा और मास्की। ये वो चार हैं जहां पे जो है देखने को मिलता है। किस लिपि में इनके अभिलेख देखने को मिलते हैं? शिलालेख किस लिपि में है? कमेंट में लिखकर बताइए। वहीं अगर मैं बात करूं इनकी कि जो अशोक है, इनको स्तंभों में जो इनके लेख हैं उनमें क्या कहकर बुलाया गया है? तो याद रखिएगा प्रियदर्शी या प्रियदस्सी या देव नाम प्रियदस्सी। ये तीनों नाम देखने को मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा, यह प्राप्त हुआ है बोधगया में। कहां पर? यह प्राप्त हुआ है बोधगया में। अगर मैं इसकी बात करूं कि जो महात्मा बुद्ध हैं, इन्होंने पहला उपदेश तो दिया है सारनाथ में, और सबसे सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहां दिए हैं? तो याद रखिएगा, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है ये दिए हैं श्रावस्ती में। कहां पर? श्रावस्ती में ये सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। साथ में याद रखिएगा, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो जो महात्मा बुद्ध क्या है, जो महात्मा बुद्ध हैं, इनकी जो मृत्यु है ये कहां पर हुई है? तो याद रखिएगा, इनकी जो मृत्यु है ये हुई है कुशीनगर में। कहां पर? इनकी जो मृत्यु है ये हुई है कुशीनगर में। तो ये आपको याद रखना है। सारनाथ वो जगह है जहां पर अशोक के चार चतुर्मुख जो सिंह हैं, यानी चार मुख वाले सिंह का स्तंभ देखने को मिलता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपसे यह पूछा जाए कि चार मुख वाला जो स्तंभ है अशोक का, जो शिलालेख है, वो कहां देखने को मिलता है, और ऑप्शन में सारनाथ ना दिया हो तब? अगर सारनाथ ना दिया हो तब आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? सारनाथ के अलावा कौन सी वह जगह है जहां पर जो है इनके चार, वो जिसमें चार मुख है ना, किसके? शेर के, आगे पीछे साइड में दोनों ओर, है ना, वो कहां देखने को मिलता है? ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है ना। अच्छा, एक चीज और जो आपको कमेंट में लिखनी है, और वो ये है कि कमेंट में लिखकर बताओ कि जो हमने राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहां से लिया है, ठीक। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये केरल से संबंधित है। किससे? केरल से संबंधित है। ये एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। केरल में एक और शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है मोहिनीअट्टम। क्या नाम है? जिसका नाम है मोहिनीअट्टम। तो ये आपको याद रखना है। कमेंट में लिखो कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं आपके, कौन कौन से और किस किस राज्य से यह संबंधित है। मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूं, हर एक लाइन, एक लाइन आपका एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। व्हीलर द्वीप जो है ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, ये ओडिशा में। कहां पर? ओडिशा में है। उड़ीसा में याद रखिएगा, जो उड़ीसा है, पहले तो इसकी कैपिटल बताओ क्या है, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा में एक लोक नृत्य ओडिसी। अच्छा, और उड़ीसी याद रखिएगा, उड़िया क्या है? एक शास्त्रीय भाषा भी है।
कमेंट में लिखकर बताओ भारत में कितनी भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा ज्ञात है, प्राप्त है। क्या शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है और कब कब उन्हें यह दिया गया है, कब कब उन्हें यह दर्जा दिया गया है। पहली भाषा कौन सी जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, और अंतिम भाषा कौन सी है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है और कब। इसके साथ कमेंट में लिखकर बताओ वो अनुसूची कौन सी है जिसमें भाषाओं के बारे में जिक्र है, बताओ। अच्छा, इसका नाम बदला गया है, इसका व्हीलर द्वीप का अन्य नाम क्या है? जो व्हीलर द्वीप है इसका अन्य नाम क्या है, यह आपको बताना। भुवनेश्वर तो उसकी राजधानी है, ठीक। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा यह कहा जाता है सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा। यह क्या है? यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये। तो ये आपको याद रखना है। कितनी है? 8848। कई जगह अब ये लिखती है 8849, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और वो कहां स्थित है ना, ये आपको बताना है। वह चोटी बताओ, भारत की वो सबसे ऊंची चोटी बताओ जो सिर्फ और सिर्फ भारत में, पूरी तरह से भारत में स्थित है, क्या नाम है उसका, ठीक है। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे? अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा इसका संबंध है वित्त आयोग से। किसका? इसका संबंध है वित्त आयोग से। वित्त आयोग के अध्यक्ष को, वित्त आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। कौन? प्रेसिडेंट। कितने वर्षों के लिए? याद रखिएगा 5 वर्षों के लिए। कितने के लिए? 5 वर्षों के लिए। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? कमेंट में लिखो, है ना। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये बताना। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये भी आपको कमेंट में लिखकर बताना है, ठीक है। अच्छा, वित्त आयोग के बारे में याद रखिएगा ये एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब क्या होता है? संवैधानिक संस्था मतलब वो संस्थाएं जिनका जिक्र संविधान में हुआ हो। संवैधानिक संस्थाएं मतलब वो संस्थाएं जिनका जिक्र संविधान में हुआ हो। पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2 जो कि पीओके में है और वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। केबिल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है और कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है ये बताना है आपको, और केबिल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। बताओ जरा, ठीक। पहले हैं के.सी. नियोगी, वर्तमान में है एन.के. सिंह। वर्तमान में जो आपका वित्त आयोग है उसका नंबर कौन सा, कौन से क्रम का है वो, है ना? नंदा देवी भारत में पूरी तरह से, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, केबिल लामजाओ जो है ये कहां का है? तो याद रखिएगा जो केबिल लामजाओ है ये मणिपुर में है। कहां पर है? ये मणिपुर में है, ये आपको याद रखना है। लोकटक झील कहां पर है? कमेंट में लिखकर बताओ। मानस कहां पर है? कमेंट में लिखो। काजीरंगा कहां पर है? कमेंट में लिखो। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहां है? कमेंट में लिखकर बताओ। बांदीपुर नेशनल पार्क कहां है? बताओ। बांधवगढ़ कहां पर है ये बताओ। पेरियार कहां पर है? कमेंट में लिखो। अनाईमुड़ी कहां पर है? कमेंट में लिखो, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ रह गया? ये सब वो हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक, बढ़िया। अच्छा, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है यह किसके द्वारा पेश किया गया है? तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत का जो बजट है यह पेश किया गया है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा यह पेश किया गया है R.K. षडमुखम के द्वारा। किसके? ये है R.K. षडमुखम के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे, 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन कब किया गया है ये आपसे पूछा है। काजीरंगा और मानस असम में है ना, ठीक है। पेरियार केरला में है, कान्हा MP में, ठीक। बांदीपुर कर्नाटक में, बढ़िया। बांधवगढ़ MP में, ठीक है। आगे, क्लाउडेड लेपर्ड त्रिपुरा का है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, है ना। साइलेंट वैली और एराविकुलम ये जो है ये केरल के हैं। कहां के हैं? केरल के। अच्छा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहां मिलते हैं वो बताओ, और जहां ये मिलते हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये बताना, है ना। ये कब किया गया है? तो ये किया गया है 1978 में।
इसी के तहत संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। संपत्ति का जो अधिकार है इसे हटाया गया है और बनाया गया क्या है, यह बनाया गया है विधिक अधिकार, है ना, क्या विधिक अधिकार। और ये जो विधिक अधिकार है ये किस आर्टिकल के तहत है, तो ये है 300A के तहत, ठीक है। इसी के तहत जो आंतरिक अशांति थी आपातकाल को लेकर, उसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह इसी में किया गया था, ठीक। रक्त एवं लौह की नीति किससे संबंधित है, किसने अपनाई थी, रक्त एवं लौह की नीति, तो यह अपनाई है बलबन ने। किसने, ये अपनाई है बलबन ने, तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं बलबन की, है ना, तो इसने सिजदा और पैबोस, क्या, सिजदा एवं पैबोस, सिजदा एवं पैबोस को क्या किया है, इसको इसने लागू कराया था अपने यहां, ठीक है। इसने तुर्क ए चहलगानी गठन का अंत किया था, तुर्क ए चहलगानी, है ना, इसका अंत इसी के द्वारा किया गया है। इसने एक पारसियों का त्योहार था, उसके आधार पर एक त्योहार चलाया था, क्या नाम था उसका, कमेंट में लिखकर बताओ, ठीक है। अच्छा, आगे, सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की मृत्यु का कारण कौन है, बताओ जरा, यह पूछा था। अच्छा, कमेंट में लिखकर बताओ अर्जुन देव जो हैं उनकी मृत्यु का कारण कौन है, ठीक। कमेंट में लिखकर बताओ जो सिख धर्म है इसके पहले संस्थापक कौन थे और उनका जन्म कहां हुआ है, यह बताना है, ठीक है। इसके अंतिम गुरु कौन थे और उनका जन्म कहां हुआ है, यह बताओ। साथ में आपको यह बताना है कि जो अंतिम गुरु हैं उन्होंने किस पंथ की स्थापना की थी, उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन पंजाब में। किसकी की है ये आपको बताना है, ठीक है। ये कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा औरंगजेब। याद रखिएगा इसका जो घोषित उद्देश्य था वो था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वो उसके लिए जो जिम्मेदार है वो जहांगीर है ना। संस्थापक है गुरु नानक देव जी, ठीक है, पहले हैं। इनका जन्म आज का जो पाकिस्तान है वहां पर हुआ था, ठीक है। जो अंतिम है वो है गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। इनका जन्म जो है ये पटना में हुआ था, ठीक है। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में, ठीक है। चलो, अच्छा, याद रखिएगा इसने पुनः जजिया कर लगाया था, जजिया कर को दोबारा से इंप्लीमेंट करने वाला यही था। अच्छा, साथ में याद रखिएगा जो औरंगजेब है इसने अपने भाई जो है, क्या नाम था उसका, इसके भाई का नाम क्या था जिसे इसने मारा था, मतलब जिसे हराकर इसने गद्दी प्राप्त की थी, दारा सिको। क्या नाम था उसका, नाम था दारा सिको। कमेंट में लिखकर बताओ दारा सिको ने जो है उपनिषदों का, इसने क्या किया था, इसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था, उपनिषदों का फारसी अनुवाद, फारसी अनुवाद इसने करवाया था। कमेंट में लिखकर बताओ किस नाम से, ठीक है। स्टीफन हॉकिंस की बुक, ये आपकी बताया, बच्चों ने लिख के भेजा कि ये आया था, अगर बताओ कि आया था या नहीं, मुझे इस पर डाउट है आया है या नहीं, पर फिर भी एक बार देख लो, है ना। वो मौलिक संपत्ति का अधिकार नहीं है, उसे हटा दिया गया, फंडामेंटल राइट से, वो अब एक विधिक अधिकार है ना। अच्छा, स्टीफन हॉकिंस की बुक कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा द ब्रीफ हिस्ट्री। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द ब्रीफ हिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके अलावा हो जाएगा द थ्योरी ऑफ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये किसका है, ये स्टीफन हॉकिंस का ही है, ठीक है। महाभारत का नहीं करवाया था, सिर अकबर नाम से किया था इसने, किसके, सिर ए अकबर। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ है और किसने कराया है, यह बताना है। फुटबॉलर डिएगो मैराडोना ये किस देश से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा ये संबंधित हैं अर्जेंटीना से, किससे, अर्जेंटीना से ये संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। और ये है खग, खग का पर्यायवाची क्या है, पूछ रहा है आपसे, जो खग है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो जो खग है ये चिड़िया का पर्यायवाची है, ठीक है। ये पखेरु का पर्यायवाची है, ठीक है। ये आपका बिहंग है ना, या बिहग, या आप इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं अंडज, और एक शब्द आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं द्विज। ये क्या है, ये
पक्षी, पंछी, ये इसका पर्यायवाची है। कमेंट में लिखकर बताओ द्वीप किसका पर्यायवाची है, और ये निश्चित ही आपके एग्जाम में आएगा, पक्का 100% आने वाला है। द्विज, द्वीप, बताओ जरा किसका है। आगे आहार का विलोम क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका अनाहार। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनाहार। आहार के और विलोम कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा इसके जो और विलोम है ये सॉरी पर्यायवाची, जैसे खाद्य पदार्थ है ना, खाद्यान्न, खाद्य, ये सभी क्या है, ये सभी आहार के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बेटा तुम्हारी बुद्धि फिर गई है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन तुमने सही उठाया। तुर्क के चहलगानी जो है, जो 40 तुर्कों का संगठन था, इसका निर्माण किसने किया, इसका निर्माण किसने किया ये आपको बताना है। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अकथनीय। क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अकथनीय। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र में बैल की पूजा किस त्योहार में की जाती है, इनमें से कौन सा वो त्योहार है जिसमें बैल की पूजा की जाती है, ये आपको बताना है। बताओ, ठीक है ना, इनमें से कौन सा वह त्योहार है जिसकी पूजा जो जिसमें बैल की पूजा की जाती है, तो ये कौन सा त्योहार है, तो याद रखिएगा ये त्योहार है आपका पोला का त्योहार। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पोला का त्योहार। ये आपको याद रखना है। क्यों मनाया जाता है ये, इसे बैल पोला त्योहार भी कहते हैं। कैसे, बैल पोला क्यों मनाया जाता है, मतलब क्या कहानी है इसके पीछे, इतनी है कि जब श्री कृष्ण मथुरा में थे ना, तो उन्हें मारने के लिए कृष्ण ने एक राक्षस भेजा था जिसका नाम था पोला, है ना, तो उसके नाम पर यह मनाया जाता है, मतलब उसके उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो देखो राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली होता है, लेकिन होता उन्हीं से है जिनको आपने चुना होता है। कहने का मतलब है जैसे आप अपने राज्य में जब विधायक या सांसद चुनते हैं ना, तो वही जाके, अब जो सांसद चुनते हैं अपने यहाँ, वही जाके कहां बैठते हैं, वही जाके जो है राज्यसभा में बैठते हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों को राज्यसभा में बिठाया जाता है। वो लोग आपकी ओर से राष्ट्रपति चुनते हैं, पर जो भी राष्ट्रपति को चुनने में वोट देता है, यह कहता है कि हाँ हम चाहते हैं कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति बने, जो यह कहता है कि यह राष्ट्रपति बनना चाहिए, उसे आपने ही चुना होता है इनडायरेक्टली। जैसे आपने किसी व्यक्ति को चुनकर भेजा है, ठीक है, और यह राज्यसभा में बैठा है, ये लोकसभा में बैठा है, ये जो है आपकी जो विधानसभा है इसमें बैठा है। ठीक है, इन सबको जो है क्या किया है, इन सबको क्या हो जाएगा, इन सबको क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा इन सबको आप ही चुनते हैं, है ना, और ये जाके राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, तो कौन कौन, तो याद रखिएगा राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर, और आपके जो विधानसभा के मेंबर हैं, है ना, जो विधान सभा के मेंबर हैं ये इसे चुनते हैं। साथ में जो आपके दिल्ली और पौंडुचेरी, क्या हो जाएगा, जो दिल्ली और पुडुचेरी है, दिल्ली और पुडुचेरी, है ना, इनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, कौन होते हैं, इनके निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, नॉमिनेटेड नहीं, निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। मास, मर्केसिया और प्यूरेनिया ये किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये है ब्रायोफाइट्स का। ठीक है, अहिल्या कैसे शुद्ध लिखा जाता है, तो यह लिखा जाता है ऐसे, ये हो गया अहिल्या। ठीक है, पीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है शुक्र को। किसको कहते हैं, ये कहते हैं शुक्र को, लाल मंगल को, नीला पृथ्वी को। ठीक है, कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है, तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश का है। किसका है, ये आंध्र प्रदेश का है, तो ये आपको याद रखना है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये है आपके आर्टिकल 21, इसी में है जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 21A कब जोड़ा गया और किस आर्टिकल किससे संबंधित है वो आपको बताना। दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की है, तो ये हो जाएगा अकबर ने। किसने, ये हो जाएगा आपके अकबर ने, तो ये आपका रखना 1572 ऐसा कुछ है। कब की है ये बताना है। ठीक, ओलंपिक में भारत के पहले ध्वजवाहक कौन थे, तो 1920 में इन्होंने ध्वज को जो है फहराया था। क्या नाम था इनका, तो याद रखिएगा इनका जो नाम था ये हो जाएगा आपका क्या नाम था इनका, पूर्मा बनर्जी। क्या हो जाएगा, पूर्मा बनर्जी। ठीक है, क्या नाम था, पूर्मा बनर्जी। आकलन के पर्यायवाची, जैसे आप कुछ आकलन करते हैं ना, तो उसके पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका आंख, है ना, या आंकना, या अगड़न, है ना,
या आपका हो जाएगा मूल्य। क्या हो जाएगा? या हो जाएगा आपका मूल्य, या आप इसे निरूपण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निरूपण। और ये आप कह सकते हैं प्राक्थन। क्या? प्राक्थन। ठीक है, चलिए आगे। 50 रुपए के नोट का रंग कैसा है? जो 50 रुपए का नोट है इसका रंग कैसा है? तो इसका जो रंग है ये है फ्लोरोसेंट ब्लू। क्या हो जाएगा? फ्लोरोसेंट ब्लू इसका रंग है। तो ये आपको याद रखना है। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स, क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया जो है ये क्या है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ हो रहा हो। जैसे कि एज एग्जाम्पल अगर हम लें तो हो जाएगा आपका CuSO4, है ना। CuSO4 की क्रिया अगर हम जिंक से कराते हैं तो ये हो जाएगा आपका ZnSO4 और Cu, या फिर CuSO4 की क्रिया अगर हम आयरन से करा दें तो ये हो जाएगा आपका FeSO4 और Cu। देखो, इसका हुआ है ऑक्सीकरण और इसका हुआ है अपचयन। अपचयन जहां से ऑक्सीजन के अणु बाहर निकले, अपचयन, और अपचयन जहां पर जो है आपके ऑक्सीजन के अणु जो है अपचयन जहां से अलग निकले, यहां से अपचयन हुआ, ऑक्सीकरण जिसमें अणु जुड़ गए। ठीक, आगे। जल का पर्यायवाची क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका पर्यायवाची है एक सलिल। ठीक है, एक है तो एक हो जाएगा आपका अम्ब। क्या? अम्बु। ठीक है, ये क्या है? अम्बु। बाकी पानी हो गया। ठीक है, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। जीवन, मेघ, पुष्प। जीवन और मेघ, पुष्प। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, एक गधेड़ा कह रहा है कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ। सुन भी ऐसा है। देखो यहां ना बाकी के बच्चे पढ़ने आए हैं, है ना, तो उनको डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। तुमको ट्विटर पे जाके हैशटैग चलाओ आराम से कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ। उसके बाद बच्चे तुम्हारे घर जाएंगे और पूछेंगे कि कितना, है ना, तो ये कर लो। ठीक, ऊंट के मुंह में जीरा क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आवश्यकता से कम प्राप्त होना। क्या हो जाएगा? आवश्यकता से कम प्राप्त होना। यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका ऊंट के मुंह में जीरा। क्या हो जाएगा? ऊंट के मुंह में जीरा। तो यह आपको याद रखना है। आगे, हिमालय का पर्यायवाची, तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका पर्वतराज। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका गिरिराज। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका गिरिराज। इसके अलावा आपको याद रखना है हिमाद्री। ठीक है, और इसके अलावा याद रखना है आपको नगराज। ये क्या है? ये हिमालय के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अनंत के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तो जो अनंत है इसके पर्यायवाची हो जाएंगे आपके गगन। ठीक है, आसमान, है ना, आसमान, है ना, बेहद, है ना। इसके अलावा आप कह सकते हैं आकाश, या आप एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं अविनाशी। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एक इस्तेमाल कर सकते हैं अविनाशी। आगे, जिसका खंडन ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जिसका खंडन नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं अखंडनीय। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अखंडनीय। और तमिलनाडु के तट पर वर्षा कब होती है? पूछ रहा है तमिलनाडु के जो तट है इस पर वर्षा कब होती है? तो देखो, लौटते मानसून से उड़ती है। किससे? लौटते मानसून से होती है। और कब? अक्टूबर और नवंबर, है ना। कब? अक्टूबर और नवंबर। तो ये है आपके आज के क्वेश्चन जीएस और हिंदी के। अब अश्विनी सर आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो जीएस का आपका यही खत्म होता है। इसके बाद अश्विनी सर जो है वो आपको कराएंगे क्वेश्चंस किसके? करंट अफेयर के।